तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल द स्ट्रॉन्ग स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और मेरे ख्याल से सभी एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। मतलब कि 9th 10th 11th 12th तब तक 12th तक के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको सीख लें तो आप, मेरा वादा है कि आप 12th तक इसको भूल नहीं पाएंगे। अगर मेरी अच्छी तरीके से इस वीडियो को पूरा देख लें पूरे अंत तक बिना वीडियो को स्किप किए, तो मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके से इसको समझाऊंगा कि आप इसको कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए जो टॉपिक आजकल आया हूँ वो है तत्वों का वर्गीकरण। इस तत्वों के वर्गीकरण से अकेले 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे बोर्ड पेपर में बनता है। किसमें बच्चा? बोर्ड पेपर में अकेले 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है कि तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। तो हमारे लिए 10 नंबर बहुत मायने रखता है। कितना? 10 नंबर हमें पेपर को लिख कर या पेपर को चेज करने के लिए हमें 10 नंबर बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर 10 नंबर हमारा कट जाए तो हमारा 1% कम हो सकता है, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक है तत्वों का वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण, तत्वों के वर्गीकरण के बारे में आज हम बहुत ही मतलब कि एक अच्छे तरीके से समझेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण, हमें तत्वों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता पड़ी क्यों। ठीक, हम लोग तो वैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें तत्वों का वर्गीकरण करना क्यों पड़ा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे, तत्वों का वर्गीकरण। तो आइए बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा बिना बीच में स्किप किए, ठीक है। तो आइए वीडियो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तत्व जो होते हैं, तत्व, तो तत्व इस पूरे ब्रह्मांड में कितने? 118 तत्व। कितने हैं? 118 तत्व हैं, जिनमें से 92 तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। कितने भैया दोस्तों? 92 तत्व जो हैं वो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। शेष तत्व जितने बचते हैं, शेष तत्व वो मानव द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? मानव द्वारा रचित है, ठीक है। तो 118 तत्व होते हैं। टोटल तत्व कितने होते हैं? 118 तत्व होते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में है। अब तक 118 तत्वों की खोज की गई है और उनमें से 92 तत्व जो हैं वो हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तथा जिस शेष तत्व जो बचते हैं वो मानव रचित द्वारा, ठीक है। तो तत्व, अब तत्व की बात करें तो तत्व, अब आगे इसकी बात करें तो तत्व, इसका जो वर्गीकरण, मतलब 118 तत्वों का तो कुछ वर्गीकरण हुआ होगा। अगर फॉर एग्जांपल में ले लें कि अगर एक बकरी का बच्चा, अगर एक बकरी 118 बच्चों को दे पैदा कर रही है, तो उसमें से ये नहीं ना है कि कोई गोरा होगा, हर एक बकरी का बच्चा भूरा ही होगा। कोई काला भी हो सकता है, कोई हरा, कोई मतलब भूरा भी हो सकता है, कोई भूरा सफेद में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अगर कोई एक आदमी है, एक आदमी का मतलब 118 बच्चे तो नहीं उसके होंगे, लेकिन मान लीजिए कि कोई आदमी, उसके 118 बच्चे हैं, तो जरूरी थोड़ी ना कि सब काले ही होंगे, जरूरी थोड़ी ना है कि सब काले ही होंगे। ठीक ठीक, काले तो होंगे नहीं सब, कोई सफेद हो सकता है, मतलब कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि 118 तत्व सभी एक समान ही होंगे। तो इसलिए इनकी असमानता को देखते हुए तत्वों का वर्गीकरण, इसलिए कई वैज्ञानिकों ने मिलकर इन तत्वों को 118 तत्वों को कई भागों में बांटा। ठीक, तो अब जो तत्वों का वर्गीकरण करते हैं ये 4 वैज्ञानिकों को श्रेय जाता है। सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे वो थे डोबे राइनर। कौन थे? सॉरी, डोबे राइनर। ठीक, कौन थे? डोबे राइनर। उसके बाद फिर आते हैं हमारे डोबे राइनर के बाद आते हैं फिर हमारे न्यूलैंड। कौन आता है? न्यूलैंड आते हैं। तीसरे पे जो आते हैं वो आते हैं हमारे मेंडलीफ, और चौथे मेंडलीफ के चेले थे हैकल। ठीक, कौन है? हैकल नहीं, मोसले। कौन है? ठीक, हेनरी मोसले, इनका पूरा नाम है हेनरी मोसले। और सबसे पहले जो हमारे तत्व वर्गीकरण आते हैं डोबे राइनर, उसके बाद न्यूलैंड, उसके बाद मेंडलीफ और उसके बाद फिर मोसले। लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि जो हमारी केमिस्ट्री की जो हमारी उत्पन्न हुई थी वो उसको 3 लोगों ने खोजा था। पहले थे रॉबर्ट बायल। कौन था पहले? सबसे पहले कौन वैज्ञानिक थे? रॉबर्ट बायल। उसके बाद फिर थे डोबे राइनर, नहीं सॉरी, बर्जीलियस। कौन थे फिर? बर्जीलियस। और उसके बाद फिर थे हमारे लेवोसिए। ठीक, लेवेसिए थे। लेकिन आप हम यही जानते होंगे कि जो हमारी केमिस्ट्री के पिता लेवेसिए को ही माना जाता है। इसलिए माना जाता है
क्योंकि रॉबर्ट बायल ने केमिस्ट्री में 20% अपना योगदान दिया था, बर्जीलियस ने अपना जो योगदान दिया था वो था 35% और रॉबर्ट बायल ने दिया था 45%। आप लोग जानते होंगे कि आप लोग के घरों में भी अगर कोई घर बनवाता होगा, उसमें अगर जितना सबसे, अगर मान लीजिए सबसे बड़ा आपका कोई भाई है और उन्होंने सबसे ज्यादा सहयोग किया है, तो सभी लोग कहेंगे कि हाँ इन्होंने सबसे ज्यादा सहयोग किया, इन्होंने ही मेरा घर बनवाया। ठीक, तो उसी प्रकार से लेवोसिये ने ही 45% जो है इसमें सहयोग दिया था रसायन केमिस्ट्री विज्ञान में, तो इसलिए जो हमारी केमिस्ट्री विज्ञान है वो लेवोसिये के नाम से ही फेमस है। ठीक है, अब उसके बाद बात हमारी कहाँ थी, तत्वों का वर्गीकरण। तो तत्वों के वर्गीकरण में 4 लोग थे, डोवेराइनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ और मोसले, हेनरी मोसले। ठीक है, तो अब डोवेराइनर ने अपना एक त्रिक नियम दिया था। ठीक है, तो डोवेराइनर ने अपना एक त्रिक नियम दिया था। उस त्रिक नियम को अब हम समझेंगे कि वो त्रिक नियम क्या था। ठीक, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं तत्वों का वर्गीकरण धातु और धातु उपधातु होते हैं। ठीक है, तो तत्वों में तीन प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है, पहला होता है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। क्या भैया, उपधातु। ठीक है, तो उपधातु, अब आपने जब परमाणु का चैप्टर पढ़ा होगा, कक्षा 9 में जब आपने परमाणु पढ़ा होगा तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कोष और उपकोषों के बारे में। ठीक, तो कोष क्या है, कोष जो होते हैं वो हमारे होते हैं के, यल, यम और यन, और उपकोष जो होते हैं वो होते हैं यस, पी, डी और यफ होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे कोष थे वो के, एल, यम थे और जो उपकोष थे वो थे हमारे एस, पी, डी, एफ। ये हमारे होते हैं कोष, ये हमारे होते हैं कोष और ये हमारे होते हैं उपकोष। ठीक है, तो अब जो हमारे जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया वो हमारे उपकोषों के ही आधार पर किया गया। ठीक, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला। ठीक है, जब तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला तो कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यस आता था, उसके उपकोष में उसका लास्ट बाह्यतम कोष जो था वो यस आता था। कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उन्होंने निकाला जिसके बाह्यतम कोष में पी आता था, कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जिसके बाह्यतम कोष में डी आता था और कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जिसके बाह्यतम कोष में एफ आता था। तो जिनके बाह्यतम कोष में यस आता था उन्हें यस ब्लॉक में रखा गया, जिनके बाह्यतम कोष में पी आता था उन्हें पी ब्लॉक में रखा गया, जिनके बाह्यतम कोष में डी आता था उन्हें डी ब्लॉक में रखा गया तथा जिनके बाह्य कोष में एफ आता था उन्हें एफ ब्लॉक में रखा गया। आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो उसमें 4 प्रकार के ब्लॉक्स होते हैं, पहला पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और यस ब्लॉक। ठीक है, तो इन 4 ब्लॉकों में 118 तत्वों को सजाया गया। ठीक है, तो धातु, अब धातु को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो धातुएं तो जिनके बाह्यतम कोष में 1, 2, 3 जिनके बाह्यतम कोष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। तथा जिनके बाह्यतम कोष में 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिनके बाह्यतम कोष में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं उन्हें हम कहते हैं अधातु। क्या कहते हैं दोस्तों, अधातु कहते हैं। और जिनके बाह्यतम कोष में केवल अकेला एक 4 आता है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर उसके बाह्यतम कोष में 4 आए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु। और आप जानते हैं कि जो हमारी धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं और जो हमारी अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, और जो हमारे उपधातुएं होती हैं वो धातु और अधातु दोनों के गुण रखती हैं। ठीक है, और इतनी तो बात क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, अब आप जब पीरियोडिक टेबल उठाएंगे, तो उसमें देखेंगे कि यस होता है, एक पी ब्लॉक होता है, सबसे पहले तो यस ब्लॉक होता है, उसके बाद फिर सबसे पहले क्या होता है, यस ब्लॉक होता है, उसके बाद फिर होता है डी ब्लॉक। ठीक, उसके बाद फिर होता है पी ब्लॉक और नीचे में होता है एफ ब्लॉक। ठीक है, कुछ ऐसे बनता है हमारा। तो यहाँ पे जो होता है हमारा, यहाँ तक का ये होता है हमारा यस ब्लॉक, ये हमारा जो होता है ये होता है हमारा पी ब्लॉक, ये हमारी जो होता है हमारा होता है डी ब्लॉक और ये जो हमारा होता है एफ ब्लॉक। ठीक है, यस ब्लॉक में हमारे क्षार धातु तथा क्षार मृदा धातुएं होती हैं। जैसा आपको पता होगा, आपने कक्षा 9 में इसको अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं कि यस ब्लॉक में क्षार धातुएं तथा में अब हम बात करेंगे। तो डोवेराइनर ने अपना जो त्रिक नियम दिया था
उन्होंने बताया था कि जब हम तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर जब हम तत्वों को सजाते हैं तो उन्होंने किन्हीं 3 तत्वों को लिया। उन्होंने 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 किसको लिया? लिथियम को लिया, सोडियम को लिया और पोटेशियम को लिया। डोबेराइनर ने 3 तत्वों को लिया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन 3 तत्वों को लिया तथा उन्होंने बताया कि अगर हम किसी भी 3 तत्वों को लें तो पहले तत्व तथा दूसरे तत्वों के परमाणु भार या परमाणु क्रमांक को यदि हम जोड़कर और अगर 2 से भाग दे दें तो जितना मान आता है वह तीसरे तत्व के मतलब बीच वाले तत्व के यानी दूसरे तत्व के योगफल के बराबर होता है। ठीक, क्या बताया था कि यदि हम 3 तत्वों को लें तो पहले तथा दूसरे तत्व के परमाणु भार या परमाणु क्रमांक को जोड़कर तथा उसके योग में 2 से भाग कर दें तो तीसरे मतलब यानी बीच वाले तत्व के मतलब दूसरे तत्व के योगफल के बराबर हो। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि लिथियम का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है। लिथियम का हमारा परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। ठीक, और पोटेशियम का हमारा परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18। अब 18 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 21 मिलेगा। अब इसको 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 11। ठीक है, कितना आ जाएगा? 11 मतलब कि 2 × 2 और 1 यही रहेगा तो मतलब 11। तो इसका परमाणु क्रमांक 11। आप लोग जानते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। यही हमारा था डोबेराइनर का त्रिक नियम कि किन्हीं 3 तत्वों को लें और पहले तथा दूसरे तत्व के परमाणु क्रमांक या परमाणु भार को हम जोड़कर 2 से भाग दे दें तो उसका औसत मान बीच वाले तत्व के औसत मान के बराबर होता है। ठीक है, और औसत मान के बराबर होता है। लेकिन इनके भी नियम में कुछ दोष थे, कुछ त्रुटियां थी जो कि इनका नियम जो फॉलो करता था वो लिथियम से कैल्शियम तक फॉलो करता था। कहां तक? कैल्शियम तक। लिथियम से कैल्शियम तक फॉलो करता था। अब हम क्या, अगर आप मान लीजिए आपके घर में 4 भाई हैं, ठीक है, तो ये तो जरूरी थोड़ी ना कि 4 भाइयों में चारों भाइयों में समान गुण रहेंगे। ये तो है नहीं कि 3 भाइयों का अगर 3 भाई काले तो बीच वाला भाई का मान भी सफेद हो जाए, ये तो है नहीं। तो इसलिए जो है हमारा जो इनका नियम था वो लिथियम से कैल्शियम तक ही फॉलो करता था। अब उसके बाद बात आती थी, उसके बाद हम जो बात करते थे उसके बाद हमारे थे न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि हम तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक पर भार पर सजाएं तो जो हमारा पहला तत्व रहेगा वह 8वें वाले तत्व के गुणों के समान रहेगा, मतलब उससे समानता रखता है। मतलब कि अगर हमारा 8 भाई हैं, अगर पहला भाई काला है तो 8वां भाई भी काला ही हो। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा था कि अगर पहले तत्व अगर मान लीजिए पहला तत्व निष्क्रिय गैस है तो 8वां वाला गैस निष्क्रिय गैस ही होगा 8वां वाला तत्व। मतलब कि उनका जो नियम था वो सा रे गा मा प ध नी सा पर था। उन्होंने संगीत का आसूल लिया था, सा रे गा मा प ध नी सा। मतलब उन्होंने बताया था कि अगर पहले शुरुआत में स है तो लास्ट में भी सा ही आता है, मतलब सा रे गा मा प ध नी सा। मतलब कि अगर पहले वाले तत्व का जो गुण धर्म रहता है वो 8वें वाले तत्व के गुण धर्म के समान होता है। यह न्यूलैंड का अष्टक नियम था। ठीक है, क्या था? न्यूलैंड का अष्टक नियम था। लेकिन इनके भी नियम में कुछ त्रुटियां आ गई थी जिसके कारण इनके जो है तत्वों के वर्गीकरण के नियम को इनको फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे हम, तो उसमें आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में विशेष प्रकार से बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।